सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दूध वाले को 60 रुपए भेजते हैं, नाश्ते वाले को 80 रुपए भेजते हैं और ऑटो वाले को 150 रुपए देते हैं। ऑनलाइन कोई सामान खरीदा तो 2500 रुपए का पेमेंट कर दिया और हर बार क्या किया, फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, पिन डाला और पेमेंट हो गया। न कोई कार्ड चाहिए, न कैश चाहिए, न छुट्टे पैसे की टेंशन। लेकिन अब इसी सुविधा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यूपीआई की इस सुविधा के लिए आने वाले समय में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी? सरकार ने एक ऐसा कानून जरूर बदला है जिससे कुछ डिजिटल पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लगाने का रास्ता खुल गया है। लेकिन यहाँ पहली बात बहुत साफ समझ लीजिए, अभी ऐसा नहीं है कि कल सुबह आप 100 रुपए का यूपीआई पेमेंट करेंगे और आपके खाते से 1 या 2 रुपए अलग से कट जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कानून में बदलाव जरूर हो चुका है और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगला सवाल है एमडीआर लगेगा तो कितना लगेगा, किस पर लगेगा, दुकानदार देगा या फिर ग्राहक। आज की इस पूरी कहानी में हम यूपीआई के उस हिस्से को समझेंगे जिसे आम आदमी शायद कभी देखता ही नहीं, क्योंकि क्यूआर कोड के पीछे सिर्फ आपका मोबाइल नहीं, एक पूरा अरबों रुपए का डिजिटल इकोसिस्टम काम करता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर सरकार ने बदला क्या है? तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, सरकार ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव किया है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले कानून की धारा 10A में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इस्तेमाल पर शुल्क लगाने से संबंधित रोक लगी हुई थी। सरकारी बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर तुरंत चार्ज लगा दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आगे चलकर कुछ नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट्स पर शुल्क लगाने का कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि उस दरवाजे से कौन अंदर आएगा, और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आपको यह बताया जा रहा है कि अब यूपीआई करने पर सरकार आपसे पैसे वसूलेगी, तो ये पूरी तस्वीर नहीं है। दोस्तों, एमडीआर आखिर होता क्या है? अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी दुकान पर 10,000 रुपए का सामान खरीदा, आपने कार्ड से पेमेंट किया, आपके खाते से 10,000 रुपए निकल गए, दुकानदार को भी पेमेंट मिल गया। लेकिन बीच में जो पूरा सिस्टम चला, जैसे बैंक, पेमेंट नेटवर्क, पेमेंट प्रोसेसर, सर्वर और सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब की भी एक लागत होती है। इस तरह के डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को सामान्य तौर पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर कहा जाता है। और ध्यान रखिए, एमडीआर का मतलब यह नहीं है कि सरकार सीधे आपके खाते से टैक्स काट रही है। यह मूल रूप से मर्चेंट यानी कि व्यापारी की तरफ से दिया जाने वाला ट्रांजैक्शन फीस होता है। क्रेडिट कार्ड और कई दूसरे डिजिटल पेमेंट माध्यम से इस तरह के चार्ज पहले से मौजूद हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि मर्चेंट साइड पर इसे जीरो एमडीआर मॉडल के साथ तेजी से फैलाया गया, और इसी वजह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े माल तक यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया। लेकिन यूपीआई फ्री है तो खर्च कौन उठा रहा? और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कभी सोचा है, अगर आप हर दिन करोड़ों करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने का खर्च कौन देता है? सर्वर कौन चलाता है? साइबर सिक्योरिटी पर पैसा कौन खर्च करता है? बैंकिंग सिस्टम की लागत कौन उठाता है? पेमेंट एप्स और बैंक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च कौन उठाता है? असल में यूपीआई आपके लिए फ्री है, लेकिन यूपीआई का इकोसिस्टम फ्री नहीं है। इस इकोसिस्टम को चलाने में बैंक, पेमेंट कंपनीज और पूरे स्टॉक होल्डर्स की लागत आती है, और इसी वजह से सरकार ने लंबे समय तक इंसेंटिव सब्सिडी मॉडल के जरिए जीरो एमडीआर व्यवस्था को सपोर्ट किया। 2026 के बजट में भी यूपीआई और रुपए के लिए 2000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव एलोकेशन रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे सवाल बड़ा होता गया, क्या हमेशा सरकार ही इस लागत को उठाती रहेगी? दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित मॉडल में 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस और बड़े मर्चेंट्स को एमडीआर के दायरे में लाने पर विचार हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में 0.3% से लेकर 0.5% तक एमडीआर और बड़े मर्चेंट्स के लिए अलग थ्रेशोल्ड पर चर्चा का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रखिए, ये अंतिम नियम नहीं है। यानी अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई करते ही 0.5% का चार्ज कटेगा। अभी ऐसा फाइनल रूल लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर कभी ऐसा मॉडल लागू होता है तो उदाहरण से समझिए, मान लीजिए
किसी बड़े मर्चेंट्स पर 0.5% MDR लागू हुआ और आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो मर्चेंट साइड प्रोसेसिंग चार्ज 50 रुपए हो सकता है। वहीं 1 लाख रुपए पर 500 और 10 लाख रुपए पर 5,000 रुपए। अब मर्चेंट के सामने सवाल होगा कि ये लागत उठाएगा कौन। यहाँ सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि अगर MDR लगाया जाता है तो ये मर्चेंट पर लागू होगा, कंज्यूमर पर नहीं। यानी कि सरकार की तरफ से संदेश साफ है, आप 5 रुपए की चाय खरीदें, 500 रुपए का सामान खरीदें या कोई बड़ा UPI पेमेंट करें, आपसे अलग से UPI कन्वेंस फीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों, अगर दुकानदार फीस देगा तो क्या ग्राहक बच पाएगा? मान लीजिए एक दुकानदार की कमाई का मार्जिन पहले से ही बहुत कम है, अब उसके हर बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कुछ MDR लगने लगा तो उसके पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1, वो अपनी जेब से ये लागत उठाए। नंबर 2, वो कैश पेमेंट को ज्यादा पसंद करने लगे। नंबर 3, वो किसी न किसी तरीके से अपनी कीमतों में इस लागत को शामिल कर दे। और अगर तीसरा रास्ता अपनाया गया तो सरकार सीधे आपके UPI से पैसा नहीं काटेगी, लेकिन उस सामान की कीमत में छिपा हुआ असर आपकी जेब तक जरूर पहुंच जाएगा। और यही वो सवाल है जिसे विपक्ष और कुछ आलोचक उठा रहे हैं कि मर्चेंट पर लगाया गया चार्ज अंततः कंज्यूमर तक पहुंचेगा ही। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, अगर मामला सिर्फ UPI की लागत का है तो अमेरिका का नाम क्यों आ रहा है? इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का बड़ा हिस्सा कभी कार्ड्स नेटवर्क पर निर्भर था, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और दूसरे पेमेंट नेटवर्क्स। लेकिन UPI ने पूरा खेल ही बदल दिया। आपको कार्ड की जरूरत नहीं, आपको कैश की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चाहिए तो सिर्फ फोन। QR स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, काम खत्म। इससे भारत में डिजिटल पेमेंट्स का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। और यही बात इंटरनेशनल पेमेंट कंपनीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। UPI बनाम वीजा मास्टर कार्ड की असली कहानी। मान लीजिए आप किसी दुकान पर 5,000 रुपए का पेमेंट करते हैं। अगर कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है तो पेमेंट चेन में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, लेकिन UPI ने एक अलग ही आर्किटेक्चर बनाया। ये भारत का अपना डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी सबसे बड़ी ताकत कम लागत और बड़े पैमाने पर एडॉप्शन। यही कारण है कि UPI ने भारत में पेमेंट की आदत बदल दी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता। सवाल होता है, क्या किसी देश की डोमेस्टिक पॉलिसी किसी दूसरे देश की कंपनियों के लिए मार्केट एक्सेस को मुश्किल बना रही है? और अमेरिका इसी तरह के डिजिटल ट्रेड इश्यूज को काफी समय से मॉनिटर करता रहा है। USTR की डिजिटल ट्रेड पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी संभावित ट्रेड वॉरियर्स के बॉर्डर फ्रेमवर्क में देखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने अमेरिका के दबाव में UPI पर MDR लगाने का रास्ता खोला? इस सवाल का जवाब है अभी तो नहीं। कम से कम उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से साबित नहीं होता है कि अमेरिका ने भारत को UPI पर MDR लगाने का आदेश दिया और भारत ने उसे मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका डिजिटल ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पॉलिसीज को अपने व्यवहारिक हितों के नजरिए से देखता है। 2026 में USTR ने कई देशों की व्यापार नीतियों को लेकर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रेड वेरियस असेसमेंट किए हैं। इसलिए भारत अमेरिका ट्रेड निगोशिएशन के दौर में डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा चर्चा में आना असंभव नहीं है। लेकिन किसी मुद्दे पर अमेरिका की चिंता होना और भारत का कोई फैसला अमेरिकी दबाव में लेना दो अलग अलग बातें हैं। अब वापस फिर से भारत पर आइए। भारत ने UPI को खड़ा किया, लोगों ने अपनाया और आज QR कोड भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, अब एक आंकड़ा बहुत घूम रहा है। कहा जा रहा है कि 2000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन की संख्या के हिसाब से करीब 4% है। सुनने में लगता है कि अरे सिर्फ 4%, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी गणित समझिए। ट्रांजैक्शन काउंट और ट्रांजैक्शन वैल्यू एक चीज नहीं है। मान लीजिए 100 लोगों ने पेमेंट किया और 96 लोगों ने 500 से 1000 का पेमेंट किया और सिर्फ 4 लोगों ने 10,000 से 20,000 रुपए का पेमेंट किया, तो ट्रांजैक्शंस की संख्या में वो सिर्फ 4% होंगे, लेकिन कुल रुपए की वैल्यू में उनका हिस्सा बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शंस पर छोटा सा MDR भी इकोसिस्टम्स के लिए बड़ा रेवेन्यू पैदा कर सकता है। राउटर्स के मुताबिक उपलब्ध इंडस्ट्री एस्टीमेट में 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस वैल्यूम लगभग 4%, लेकिन ट्रांजैक्शंस वैल्यू में लगभग 67% तक का हिस्सा रखते हैं। यानी असली कहानी कितने ट्रांजैक्शंस से ज्यादा कितने रुपए का हुआ है। अब गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि कानून का रास्ता खुल गया है, लेकिन जनता के सामने अभी कई सवाल हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस बदलाव को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि UPI अब सिर्फ एक पेमेंट ऐप की सुविधा नहीं है,
ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। इसलिए अगर इसके प्राइसिंग मॉडल में बदलाव होता है तो इसका असर करोड़ों दुकानदारों और करोड़ों कस्टमर्स पर पड़ सकता है। अब आगे की असली कहानी फाइनल नोटिफिकेशन से शुरू होगी। कितना एमडीआर लगेगा, किस पर एमडीआर लगेगा, कितने रुपए के ट्रांजैक्शंस पर लगेगा और किस टर्नओवर वाले मर्चेंट्स पर लगेगा, और क्या इसका कोई इनडायरेक्ट असर कस्टमर की जेब पर पड़ने वाला है। और यही 4 सवाल तय करेंगे कि यूपीआई का अगला दौर कैसा रहने वाला है। क्योंकि जिस यूपीआई ने भारत में पेमेंट्स को कैश क्या है से बदलकर क्यूआर भेज दो कर दिया है, अगर उसके बिजनेस मॉडल में बदलाव आता है तो ये सिर्फ पेमेंट्स का बदलाव नहीं होगा, वो करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की आर्थिक आदत में बदलाव होगा। और शायद इसीलिए इस पूरे मामले पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं प्रदीप के पाल ओरिजिनल्स। अगर आपको ऐसी खबरें सिर्फ हेडलाइंस के रूप में नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, पैसा, राजनीति और असर के साथ समझना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में सिर्फ इतना बताइए, अगर यूपीआई पर एमडीआर मर्चेंट से लिया गया तो क्या आपको लगता है कि उसका बोझ आखिरकार ग्राहक तक पहुंचेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। जय हिंद।